अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं सारा इलियास। कल रात मुझ समेत आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें ज़रा मुश्किल से नींद आई होगी, क्योंकि कल रात वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक हफ्ते में दूसरी बार उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया है। कल रात 30 रुपये इजाफे का ऐलान किया गया पेट्रोल में, जिसके बाद अब पेट्रोल की नई कीमत जो है वो 209 रुपये 86 पैसे हो गई है। डीजल की नई कीमत 204 रुपये 15 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। ताहम जो सब्सिडी की अगर बात की जाए तो वो पेट्रोल पर अभी भी 8 या 9 रुपये बरकरार है, डीजल पर 23 रुपये बरकरार है। अब मौजूदा हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि ये सारा खमियाजा हमें और आवाम को भुगतना पड़ रहा है। इमरान खान की हुकूमत ने जो मुआहिदा किया था IMF के साथ, उसकी उन्होंने खिलाफ वर्जी की और खिलाफ वर्जी करते हुए अपने दौरे हुकूमत के आखिरी दिनों में उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी का ऐलान कर दिया। तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास किस हद तक इफेक्ट होगी इससे, और मुल्क की मुआशी मजमूई सूरत हाल क्या है, इस पर हमने आज तफसीली तौर पर बात करनी है। और हमने आज इसी वजह से अपने रेगुलर पैनल से हट के अपने मुआशी तज्ज़ियाकारों को दावत दी है ताकि वो हमारे साथ बात करें, तफसीली तौर पर तबादला ख्याल करें कि आगे चलकर हमें किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, मेंटली किस तरह से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि आगे मज़ीद मुश्किल फ़ैसले करने पड़ सकते हैं। हमें ज्वाइन किया है आज मुआशी तज्ज़ियाकार मोहम्मद सुहेल साहब ने। खुरम हुसैन साहब हमारे साथ होंगे, खाका नजीब साहब और मेहताब हैदर साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बुनियादी सवाल जो हम आपके सामने रखेंगे वो तो यही होगा कि मौजूदा हुकूमत ने जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला किया है वो दुरुस्त है या नहीं, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं आपके पास। खुरम हुसैन साहब आपकी तरफ आएंगे, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। क्या ये फैसला वाकई एक आम लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ज़रा आसान अल्फाज में समझाइएगा, ये नागुज़ीर था? क्योंकि तमाम मुआशी माहिरीन इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि अगर ये इजाफा ना किया जाता तो मुल्क खुदा न खास्ता दिवालिया हो सकता था। एग्जैक्टली गलती किसकी है, साबिका हुकूमत की, PTI हुकूमत की, या फिर अगर हम मौजूदा हुकूमत की बात करें तो उन्होंने भी फैसला साजी में ताख़ीर ज़रूर की है? जी, यहाँ पे बुनियाद इधर ये है कि पेट्रोल की जो प्राइसेस या ऑयल की जो प्राइसेस आलमी मंडी में जिस हिसाब से चढ़ रही हैं और काफ़ी महीनों से चढ़ती चली जा रही हैं, उससे सारी दुनिया में प्रेशर में तो आ रही है। लेकिन फरवरी के महीने में IMF को पाकिस्तान ने जो एक कमिटमेंट दी थी, जनवरी में दी थी और फरवरी में उसकी रिपोर्ट रिलीज हुई थी, उसके मुताबिक पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम की प्राइसेस जो हैं वो आलमी मंडी के साथ साथ रखनी थी, नंबर 1, और नंबर 2 उनमें 4 रुपये फी माहाना इजाफा करना था पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का, जो इजाफा करते करते जून के महीने में 30 रुपये फी लीटर तक जाना था। ये कमिटमेंट दी थी IMF में और वो उनके डॉक्यूमेंट में बाकायदा मौजूद है, पाकिस्तान के अपने लेटर ऑफ इंटेंट में मौजूद है, जिसके ऊपर शौकत तरीन साहब का सिग्नेचर भी मौजूद है। ये कमिटमेंट दे दी गई थी। जनवरी में ये कमिटमेंट दी IMF को, फरवरी के महीने में खान साहब ने आके अनाउंस कर दिया कि हम लोग अपनी प्राइसेस नॉट ओनली फ्रीज कर रहे हैं लेकिन उन पर मजीद कमी भी लेके आ रहे हैं गवर्नमेंट के अकाउंट पे सब्सिडी के तहत। उसकी वजह से IMF का प्रोग्राम जो था वो रुक गया एकदम से, अभी तक वो चालू नहीं हो सका। और अगर ये प्रोग्राम इसी तरह रुका रहे तो पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात पैदा होने का खतरा है आगे जाके। उस खतरे को अवर्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए जो भी अभी गवर्नमेंट में होता, उनको ये मजबूरी थी कि एक तो वो सब्सिडी जो अनाउंस की गई थी उसको रिवर्स करें और नंबर 2 जो PDL के बारे में कमिटमेंट दी गई थी उसको पूरा करें। ठीक है, ये फैसला ज़रूरी था। खुरम हुसैन साहब, इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आएगा अगर हम मुतवसत या गरीब तबके की बात करते हैं? क्योंकि जब पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ने का ऐलान किया जाता है तो इन्फ्लेशन की बात की जाती है, फूड इन्फ्लेशन की, तो ओवरऑल इम्पैक्ट कैसे देख रहे हैं आप आने वाले चंद महीनों में? देखिए, ओवरऑल इम्पैक्ट तो आवाम के ऊपर तो ऑब्वियसली महंगाई की शक्ल में आएगा। पहली चीज, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा चढ़ेंगी, उसके बाद ज़रूरी अशियात की कीमतें भी चढ़ना शुरू होंगी, और उसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी चढ़ेगी और उसके ज़रिए जो बिजनेसेस हैं उनकी मैनेजमेंट जो है वो आके अब उनका सोच रहे हैं कि हमें इस प्राइस इंक्रीज से रिलीफ देने के लिए सैलरी इंक्रीजेस भी दी जाएं। तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीज करेगी, इससे बिजनेस वे डाउन होएगी, और नंबर 2 आपकी आवाम जो है, खास तौर पे गरीब तबका जो है, सबसे बड़ा बोझ उनके ऊपर आएगा। ठीक है, सुहेल साहब आपकी तरफ आऊंगी। क्या इस हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं थी सिवाय इसके कि पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ानी ही पड़नी थी? और आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा हुकूमत ने फैसला साजी में कुछ हफ्तों की ताखीर की है उसकी क्या कीमत अदा करनी पड़ रही है हमें?
सवाल आपका जो है कि क्या ये ज़रूरी सुहेल था, साहब। मेरे ख्याल में बिल्कुल ज़रूरी था, इनेविटेबल था ये। और मैं तो आई थिंक फरवरी से ही, जब से पिछली हुकूमत ने कीमत कम की थी, उस वक्त भी बड़ा ताजुब हुआ था कि उस वक्त जब आईएमएफ के कहने पे कीमतें बढ़ानी थी, हमने कीमतें कम की थी। तो एक ये भी बिल्कुल क्लियर है कि कीमतें बढ़ानी चाहिए थी और उन्होंने दुरुस्त बढ़ाई हैं। दूसरा, जो खुरम ने कहा कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ आईएमएफ से वादा किया था, बट वो जब वादा किया था तो तेल की कीमतें $80-90 थी और हमारे करेंसी 180 के करीब थी। तो अगर पिछली हुकूमत वादा पूरा भी कर देती, तो भी अगले रिव्यू में एक और डिमांड आईएमएफ की आ जाती कि चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ गई है, क्योंकि आपकी करेंसी गिर गई है, तो आपने मजीद पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है। तो मेरे ख्याल में कंक्लूजन ये है कि ये शायद हुकूमत ये है या वो है, इससे ज़्यादा हमें ये देखना है कि कोई भी हुकूमत होती, या पीटीआई की हुकूमत होती, या ये कोalition गवर्नमेंट है, या कोई और तीसरी भी हुकूमत होती, आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं, जिसमें आपका रिजर्व बहुत कम है, जिसमें डेट बहुत ज़्यादा है, कोई भी हुकूमत होती उसके लिए बढ़ाना नागुज़ीर था और ये बढ़ाना चाहिए था। अब आपका सवाल ये भी था कि क्या नई हुकूमत ने कुछ देर की। हाँ, इसमें बड़ी ताख़ीर हुई। मेरा ख्याल में उसकी कॉस्ट होगी, अगर वो पहले बढ़ा देते तो कोई 100 अरब रुपए के करीब जो है वो रिकवर कर लेते। अब ये होगा कि ये 100 अरब आपका खसारा बढ़ गया, जिससे टैक्सेस लगाए जाएंगे और जिसको ओवरकम किया जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये इनएविटेबल था। और जो अब दूसरे भी पेनफुल स्टेप्स हैं, जिसमें गैस की कीमतें हैं, बिजली की कीमतें हैं और आने वाले बजट में टैक्सेस हैं, वो भी वज़ाहिर लगता है कि इम्प्लीमेंट होंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि हुकूमत को उन तबके को जिन पे असर ज़्यादा पड़ रहा है, यानी गरीब तबका या लोअर मिडिल क्लास, उसको सपोर्ट करने के लिए या तो टारगेटेड सब्सिडीज़ दी जाएँ, या तो अमीरों से टैक्स लेकर, चाहे वो प्रॉपर्टी पर है, चाहे वो उनके मुनाफों पर है, वो लेकर उसको चैनलाइज करना चाहिए टारगेटेड सब्सिडीज़ पर। ये गवर्नमेंट का भी काम है, और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी हुकूमत को प्रमोट करना चाहिए कि वो जो अपने सीएसआर करते हैं, या वो डोनेशन देते हैं, या वो तबका जिनकी सैलरी एक लेवल से कम है, उसमें वो कम से कम इन्फ्लेशन के मुताबिक इजाफा करें। तो मेरे ख्याल में इसको मिटिगेट करने के लिए भी, जो इस बोझ को, जो महंगाई का बोझ आएगा, जिसका इम्पैक्ट गरीबों पर ज़्यादा है, उसको मिटिगेट करना भी हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर का काम है, और हुकूमत को ये बड़ा सख्ती से करना चाहिए। ठीक है खाकान नजीब साहब, एक तो बुनियादी सवाल से आप मुतफिक हैं या नहीं, क्या ऑप्शन लेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना वो नागुज़ीर था हुकूमत के लिए, कोई और ऑप्शन थी या नहीं थी? दूसरा ये कि जैसे अभी सुहेल साहब भी कह रहे हैं कि आम आवाम को, गरीब तबके को रिलीफ फराहम करने के लिए भी ज़रूरी है कि साथ साथ हुकूमत इकदाम करे। तो हुकूमती रहनुमाओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और कहा है, उन्होंने ऐलान किया है कि इस ब्रैकेट में जिनकी तनख्वाह 35 से 40 हज़ार के दरमियान है, उनके लिए 2000 रुपये वजीफे का हम ऐलान करते हैं। तो क्या ये काफ़ी है, या इससे एक कदम आगे बढ़कर भी कुछ रिलीफ फराहम करना ज़रूरी होगा? क्योंकि ऑलरेडी जो आने वाली इन्फ्लेशन है वो तो हमें भी हॉन्ट कर रही है, तो जो गरीब तबका है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, सबसे पहले तो एक इकोनॉमिक्स का असूल समझें कि प्राइस डिस्टॉर्शंस करना हुकूमत का काम नहीं है, यानी कि कीमतों में इस तरह तवाज़ुन को ख़राब करना, और स्पेशली उस एरिया में जहाँ पे आप इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हो, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नंबर 2, उस वक्त बिल्कुल नहीं करना चाहिए जब आपका फिजिकल खसारा जो है वो 8+ % पे जा रहा हो, सो दैट आपके पास स्पेस भी नहीं है वो करने की। नंबर 3, उस वक्त नहीं करना चाहिए जब आप आईएमएफ के प्रोग्राम में हो और जनरल सब्सिडीज एक मल्टीलैटरल्स जो हैं उसको अच्छा नहीं समझते। जब मैं इन 3 चीज़ों को सामने रखता हूं तो किसी भी हुकूमत को फरवरी में ये काम नहीं करना चाहिए था। पर जब फरवरी में ये काम शुरू हुआ तो एक चीज़ बड़ी डिफरेंट थी कि ऑयल की कीमत को देखते हुए और डॉलर के रेट को देखते हुए ये जो सब्सिडी थी ये माहाना 30 अरब बन रही थी। जून 1 को अगर ये चेंजेस ना होते तो ये सब्सिडी 120 अरब माहाना पे चली गई थी। सो अगर ये टेनेबल थी भी 20, 25, 30 अरब पे, तो ये आके 120 अरब पे आ गई है। अब भी इसको समझें, मैंने अभी आपके प्रोग्राम पे आने से पहले कैलकुलेट किया है,
आज की प्राइसेस पे माहाना की सब्सिडी सेटरस पैरेबस अगर सब कुछ एक जैसा रहता है तो 32 अरब रुपया है जनरल सब्सिडी और 28 अरब रुपया है टारगेटेड सब्सिडी। तो 60 अरब रुपया अभी भी फिजिकल इम्पैक्ट हो रहा है। पूरी हुकूमत को चलाने का जो इम्पैक्ट है वो 42 अरब रुपया है और इन दो सब्सिडीज की मद में 60 अरब जा रहा है। सो कोई और चारा नहीं था, ये हमें करना था, सो हमने कर दिया। थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि ये जो बार बार हम कहते हैं कि हमने फंड के साथ ये एग्री कर लिया और हुकूमत भी ये स्टांस ले रही है, फंड का जो हर रिव्यू है ना, उसका जो अगला रिव्यू आता है, मैंने फंड का कलीदी प्रोग्राम किया है, जो एक प्रोग्राम 2016 में पाकिस्तान ने कंप्लीट किया था। आई वाज वन ऑफ द मेन पार्टिसिपेंट्स इन दैट। हर प्रोग्राम में MEFP जो डॉक्यूमेंट है वो नया लिखा जाता है। जब वो नया लिखा जाता है तो जो पुरानी चीजें तब्दील हो जाती हैं, तो नए प्रायर एक्शंस, नए स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स हैं। जिसका बार बार जिक्र हो रहा है वो एक प्रायर एक्शन है जिसमें लिखा गया है कि ये हम बढ़ा देंगे, 4 रुपए बढ़ाते चले जाएंगे। ये ठीक है, लिखा गया है, पर वो 4 रुपए बढ़ाना $80 पे तो बात बन सकती थी, पर $120 बैरल तेल पे वो तो बिल्कुल आउट हो गया था। इंडिया ने भी कीमत किस तरह कम किया, उन्होंने अपनी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को 24 रुपए कम किया। हमने भी अपने टैक्सेस जीरो कर दिए थे, वहां पे हमें थम जाना चाहिए था और फंड भी इस बात को मानता। सो दिस इज वेयर वी स्टैंड लार्जली नाउ। अभी भी कीमत बढ़ानी पड़ेगी 9 रुपए और 23 रुपए डीजल पे, 9 रुपए पेट्रोल पे, सो दैट हम फुल कॉस्ट रिकवरी पे चले जाएं। बट दूसरी तरफ जो हमने नहीं किया है, विच इज ऑफ कंसर्न टू मी, इज कि वेयर इज योर प्लान। ये जो हम बार बार कहते हैं कि IMF ये चाहता था, मैं इससे नहीं एग्री करता। IMF चाहता है कि आप कुछ ला के सामने रख दें, प्लीज रख दें। आपका ये प्लान है, मैंने हमेशा कहा है कि आप मार्च में एक प्लान रख दें कि ये क्लियर प्लान है, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन पेट्रोलियम सब्सिडीज, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टारगेटेड सब्सिडीज, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन इनकम सपोर्ट, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन इलेक्ट्रिसिटी। वेयर इज योर प्लान? मुझे आज तक कोई दिखा दे कि चाहे प्रीवियस हुकूमत हो या ये हुकूमत हो, उन्होंने एक इकोनॉमिक प्लान रखा हो। आप वो इकोनॉमिक प्लान ले जाएं। हम फंड के पास हमेशा एक रिटर्न MEFP लेके जाते थे, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कहता हूं। आज तक मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तान की करंट कैपेसिटी हो कि हम ये MEFP खुद लिख सके। फिर आप निगोशिएट करें। यू वांट टू निगोशिएट टफ विद द फंड, गिव देम अ प्लान, गिव देम कि आप टारगेटेड सब्सिडी पे कैसे मूव करेंगे। अब आपके पास इतना डेटा मौजूद है। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 8 मिलियन लोगों तक हम जा रहे हैं, वो एक डेटा है। NSER नेशनल सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री 33 मिलियन लोगों का हाउस होल्ड सर्वे किया, 7 अरब रुपया पाकिस्तान ने खर्च किया, एक डेटा है। एक्साइज एंड टैक्सेशन का एक डेटा है। इसमें देर किस बात की है? नादरा के कुछ एक्सपर्ट्स को क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरत है, बिल्कुल उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि आपकी निगोशिएटिंग पोजीशन जो है वो थोड़ी बेहतर हो सके। मेहताब हैदर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनकी तरफ जाएंगे। मेहताब साहब, ये जिस तरह अभी खाकान नजीब साहब ने भी कहा कि चाहे वो साबिका हुकूमत हो, चाहे वो ये हुकूमत हो, एक आपका जो भी प्लान है, आपने मुआशी हालात को कैसे आगे लेकर चलना है, कैसे बेहतर करना है, उसमें क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको वो नजर आ रही है फिलहाल गवर्नमेंट के इस प्लान में, ताकि आपकी निगोशिएटिंग टर्म्स थोड़ी बेहतर हो सके? और आज साबिक विफाकी वजीर खजाना जो शौकत तरीन साहब हैं, उन्होंने कहा है कि हम तो बड़ा डट जाते थे जब हम IMF के साथ नेगोशिएट करते थे। हम कहते थे कि हम बोझ उस तरह से नहीं डालेंगे जिस तरह से आप हमें डिक्टेट कर रहे हैं, बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। आप तो कवर करते रहे हैं, पिछली हुकूमत की क्या नेगोशिएटिंग पोजीशन होती थी? और बुनियादी सवाल यही कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नागुज़ीर था आपके ख्याल में? देखें, बुनियादी तौर पे ये जो पेट्रोलियम की प्राइसेस हैं, ये जब फ्रीज़ की थी और इस पर सब्सिडी दी थी 28 फरवरी को हुकूमत ने, तो मैं समझता हूँ उस टाइम उन्होंने एक ऐसी लैंड माइन्स बिछाई थी जो कि अल्टीमेटली मैं समझता हूँ सस्टेनेबल नहीं थी। आप ये देखें कि उस टाइम एक तो नो कॉन्फिडेंस मूव का टाइम पीरियड शुरू हो चुका था, और दूसरा रशिया और यूक्रेन वार जो है वो बिल्कुल आपके यानी वो सामने नज़र आ रहा था कि वो रशिया और यूक्रेन की वार होगी, तो उसके नतीजे में एक जो फ्लक्चुएशन है ऑयल प्राइसेस में इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो एक्सपेक्टेड था। एक तो उस टाइम इस तरह का फ़ैसला करना, और उस टाइम फ़ैसला करना कि जब IMF के पास आप एक नेगोशिएट कर चुके थे कि आप इस तरह की कोई सब्सिडी जो है वो नहीं देंगे। मैं समझता हूँ वो बिल्कुल गलत था, और वो किसी तरह से भी उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता।
अब जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, आपने वो प्राइसेस जो है वो पास ऑन करनी है और ये सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन बुनियादी नुक्ता ये है कि क्या सिर्फ प्राइसेस को बढ़ाना ही इस मसले का हल है या हमें कुछ और इक़दामात भी करने चाहिए। मसलन आप देखें कि हुकूमत ने सिर्फ 7 दिनों में 60 रुपये प्राइसेस जो है वो बढ़ाई हैं। पीटीआई की हुकूमत ने अपने 36 माह के अरसे के दौरान, और उन पर बड़ा क्रिटिसिज्म भी उस टाइम हुआ था, उन्होंने 55 रुपये कीमत बढ़ाई, यानी 95 रुपये थी एवरेज प्राइस, उसको बढ़ा के 150 रुपये पे वो लेकर आए थे। तो बुनियादी तौर पे सिर्फ प्राइसेस बढ़ाना ही हल नहीं है। मसलन आप मुझे ये बताएं कि कंजर्वेशन की तरफ हम मेजर इकदाम क्यों नहीं कर रहे। प्राइम मिनिस्टर साहब के पास समरी जाती है 2 वीक्स 2 ऑफ्स की वीकली, वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं या उस पर कोई फैसला नहीं करते। तो बुनियादी तौर पे वो जो बाकी इकदामात हैं वो हमें जो है वो मिसिंग नज़र आते हैं। आप जो अमीरों के ऊपर जो टैक्स लगाना है, हुकूमत को चाहिए कि अभी बजट आ रहा है, आप अमीरों के ऊपर टैक्स लगाएं। देखिए टैक्सेशन का मकसद क्या होता है जी, जो पेट्रोल कोटा है जो वुज़रा को मिलता है, सरकारी अफसरान को मिलता है, उसमें कटौती की बात की है। जी बिल्कुल, उसमें कटौती की बात भी, और दूसरा ओवरऑल भी कंजर्वेशन स्ट्रेटजी के ऊपर जाएं। मेरे ख्याल में तो 2 वीकली ऑफ होनी चाहिए और 1 दिन वर्क फ्रॉम होम होना चाहिए, और इसके अलावा जल्दी मार्केट्स को बंद करना चाहिए। मैं अपनी गाड़ी पे अगर अकेले सफ़र कर रहा हूं तो मेरा टोल प्लाजा ज़्यादा होना चाहिए। हमें गाड़ियों को पूल करने की तरफ जाना चाहिए, और ये करना किसने है? ये हुकूमत ने इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा पहल करनी है। फिर टैक्सेशन की तरफ मैं समझता हूँ टैक्सेशन का भी आप अमीरों के ऊपर टैक्स लगाएं। टैक्स का मकसद क्या होता है? टैक्स का मकसद ये होता है कि आप अमीरों से टैक्स लें और गरीबों के ऊपर खर्च करें, और बेसिकली यही मकसद है। आप अगर आपको सब्सिडी देनी भी है, जो कि टारगेटेड सब्सिडी की अभी खाकान नजीब साहब बात कर रहे थे, उसकी रिसोर्सेज भी अगर आपने जनरेट करने हैं तो उसका तरीका यही है कि आप अमीरों के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाएं और वो टैक्स जो है वो सब्सिडी के लिए उन पैसों को इस्तेमाल करें। तो ये सब्सिडी तो बिल्कुल, ये जो ऑयल की प्राइसेस थी इनको मेंटेन रखना तो बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं था। लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी इकदाम हैं वो भी हुकूमत को करने चाहिए, ताकि लोगों को ये मैसेज जाए कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है वो अप्रोच है, ना कि आप ये देखें कि इससे इन्फ्लेशन पे कितना असर होगा। इन्फ्लेशन पे कोई 10% जो वेटेज है वो फ्यूल और एनर्जी प्राइसेस की है। तो इससे अगर आपकी इन्फ्लेशन सीपीआई इस टाइम 13-14% के लगभग है, तो इससे 1.4% जो है वो इन्फ्लेशन के ऊपर इजाफा होगा, और स्पिल ओवर जो इफेक्ट है वो इसके अलावा होगा। तो एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी जो है वो लोगों के ऊपर आएगा, और उससे बचने के लिए भी ज़रूरी है कि हम टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाएं और उसकी रिसोर्सेज अपने जो अमीर लोग हैं उनसे जनरेट करें। ठीक, खुरम हुसैन साहब, जिस तरह अब ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान हुआ तो पब्लिक सेंटिमेंट तो अपनी जगह है मौजूद, लेकिन अब आपने मुश्किल माशी फैसले करने ही थे। तो जिस तरह अभी मेहताब हैदर साहब ने कहा है कि आपका प्लान कुछ इस तरह से होना चाहिए कि आप एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ जाएं, टारगेटेड सब्सिडी के लिए अपने रिसोर्सेज को जनरेट करें, अमीर तबके से जो है वो पैसा लें आप, और वो गुरबा में उनके लिए वो यूटिलाइज हो सके। लेकिन हम साथ साथ देखते हैं कि हमारे मुल्क में जब भी हम मुआशी इस्लाहात या इकोनॉमी को बेहतर करने की बात करते हैं, एक प्लान लेकर आते हैं, तो हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आए दिन ऐसे हालात रहते हैं। ऐसे में हुकूमत अपनी जिम्मेदारी अदा करी है, ऑपोजिशन की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर आप ऐसे हालात में जब आप मुश्किल फैसले भी ले रही है हुकूमत, मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए ही अगर आप जलसे कर रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं ऑपोजिशन में रहते हुए, तो ये तो सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो मुआशी इस्तेहकाम कभी भी नहीं आने देगा। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए अभी फिलहाल तो ऑपोजिशन, और ये शायद आपको थोड़ा सरप्राइजिंग बात लगे, लेकिन फिलहाल ऑपोजिशन तो कोई इंस्टेबिलिटी नहीं क्रिएट कर रही। आप देख लें, वो जलसे कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों से आपका माशी जो निज़ाम है वो नेसेसरली अनस्टेबल नहीं होता। अगर लॉन्ग मार्चेस होते, अगर जनरल स्ट्राइक्स हो रही होती, इन्वेस्टर इसको कैसे देखता है खुरम साहब? मैं इन्वेस्टर की बात कर रही थी, सरमायाकार नहीं। देखें अभी पाकिस्तान की जो मईशत के हालात है वो इन्वेस्टर का भी आपने नहीं सोचना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो अभी इन हालात में कोई नहीं करेगा, और वो सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि इमरान खान साहब कोई बयान दे रहे हैं एक किस्म का, वो देख रहे हैं, इन्वेस्टर्स सबसे पहले देख रहे हैं आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स।
वो देख रहे हैं आपका एक्सचेंज रेट किस तरफ जा रहा है, वो देख रहे हैं आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी डायरेक्शन क्या है, कितनी ओनरशिप है इन पॉलिसीज की। पहली चीजें इनको देख रहे हैं, उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि अच्छा ये जो ऑपोजिशन कर रही है क्या ये कामयाब हो सकते हैं या नहीं। तो फिलहाल मुझे तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं नजर आ रही। जब से लॉन्ग मार्च जो खत्म हुआ है उसके बाद से तो आई थिंक गवर्नमेंट के लिए भी काफी हद तक खुली फील्ड है, अपने वो कर सकते हैं काम। आपके ख्याल में हुकूमत के पास मार्जिन है और हुकूमत अपने मुश्किल फैसले ले ताकि जो मई एक दुरुस्त ट्रैक पर आ सके? बहुत शुक्रिया आप सबका। मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद थे, खुर्रम हुसैन साहब, खाकान नजीब साहब, मेहताब हैदर साहब, और मुल्क की जो मजमूई मुआशी सूरत हाल है और हुकूमत जो मुश्किल फैसले लेने जा रही है उस पर वो क्या ख्याल रखते हैं। तमाम हमारे जो तज्ज़ियाकार थे वो इस पर मुत्तफिक हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना नागुज़ीर था, ये इंपॉर्टेंट था ताकि आपकी मईशत आगे स्टेबल हो सके। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे एक और हम सवाल के साथ। वेलकम बैक टू रिपोर्ट कार्ड। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की, जो कि चेयरमैन की हैसियत से अपनी 4 साल 3 महीने की मुद्दत पूरी करने के बाद इस ओहदे से सुबकदोश हो गए हैं। अगर हम उनके टेन्योर की बात करें तो काफ़ी तनाज़ात की जद में रहा उनका टेन्योर। जो उस वक्त की अपोजिशन थी, उस वक्त की हुकूमत को निशाना बनाती थी बड़ी तनकीद का और कहती थी, ताने देती थी नैब न्याजी गठजोड़ के। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स आए थे कि जिसमें ये तासुर मिलता था कि नैब के जानिबदार होने का तासुर दिया जाता था। उस वक्त की ऑपोजिशन हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाती थी कि हुकूमत के खिलाफ तो करप्शन केसेस पर कोई तहकीकात आगे नहीं बढ़ाई जाती, लेकिन हमें बार बार जो है निशाना बनाया जाता है, हमें टारगेट किया जाता है, बगैर किसी सबूत के गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो बेसिकली इस हिस्से में हम बात करेंगे कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के दौरे इक़्तिदार को वो कैसे, आप हमारे जो पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे वो कैसे रेट करेंगे फ्रॉम 1 to 10, 1 सबसे बेहतर और 10 सबसे बुरा। हमें पैनल पे ज्वाइन करेंगे इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब, अतहर काज़मी साहब, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब। इरशाद भट्टी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बड़े ही तनाज़ात का शिकार है ये, इनके ऊपर बार बार इल्ज़ाम लगता था कि उस वक्त की हुकूमत को जो थे ये हाथ नहीं लगाते थे। ऑल्दो इन्होंने ऐलान किया था कि हवाओं का रुख बदल रहा है, लेकिन उसके बाद कोई तहकीकात जो थी उस वक्त की हुकूमती ओहदेदारान के खिलाफ कोई आगे बढ़ नहीं सकी। नायब न्याज़ी गठजोड़ का इल्ज़ाम लगाया जाता था। आपके ख्याल में जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जो कि अपने ओहदे से सुबकदोश हो गए हैं, क्या वो न्यूट्रल थे? मैडम स्पीकर, इससे बड़ा सवाल ये था जो हमें आज करना चाहिए था कि जो नैब के मुल्ज़मों और नैब के मुल्ज़मों के वकीलों ने दिन दिहाड़े डिठाई और शर्मनाक तरीके से जिस तरह नैब कवानीन में तब्दीलियां की अपने केसों को सामने रख कर, और दिन दिहाड़े इस सुप्रीम पार्लियामेंट और मुकद्दस पार्लियामेंट में जो घिनौना खेल खेला गया इस तरामीम की आड़ में, वो इससे बड़ा एक है काम था और जो कार्रवाई डाली गई है। चलो अब दो इसको धड़ों में आपके सवाल पर आता हूँ, 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ मैं इसको चेयरमैन नैब साहब को। पहला है कि जो नहीं हो सका, जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जो माइनस पॉइंट हैं, जो उनके खाते में याद रखे जाएंगे माइनस तरीके से यानी मनफी तरीके से, वो है इनका पहले नंबर पे इनका ज़ाती किरदार, ज़ाती वीडियोस अफसोसनाक, हकूमती एहतसाब ना कर सके, यक तरफा एहतसाब हुआ, हवाओं का रुख ना बदल सका, अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब ना हुआ, और चंद केस झूठे या मशकूक मतलब फरमाइश पर लगता है बनाए गए थे। जो इनका प्लस पॉइंट है वो है कि 4 साल और 8 महीने ये रहे, 500 अरब से ज़ायद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिकवरी की, 50,000 से ज़्यादा लोग सिर्फ हाउसिंग में मुस्तफ़ीद हुए, सिर्फ मुजारबा स्कैंडल में 10 अरब रिकवर करा कर इन्होंने वापस लोगों को किए, सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी में से 16 अरब लेकर लोगों को वापस किए। किसी भी पाकिस्तानी तहकीकाती इदारे का कन्विक्शन रेट 10% से ज़्यादा नहीं, इनका ये 66% कहते हैं, लेकिन अगर कम भी हो तो पाकिस्तानी किसी भी तहकीकाती इदारे से ज़्यादा रहा। फिर जो आखिरी बात, बहुत दबाव में काम किया, माफियाज के खिलाफ काम केसेस बनाए, सिसिलियन माफियाज और गार्ड फादरों के खिलाफ, और यानी अनटचेबल लोगों के खिलाफ रोज किरदार कुशी बर्दाश्त की, रोज बेइज्जतियां करवाई, मुसलसल मीडिया ट्रायल फेस किया, आए रोज अदालतों की डांटें खाई, और आखिरी बात इस माहौल में काम किया जब मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी और 90% तहरीक इंसाफ, ताजर
ब्यूरोक्रेट समेत सब नैब के खिलाफ थे और इनके खिलाफ थे। इस माहौल में काम करके वो गए हैं। मैं 5 नंबर इनको दूंगा। और फिर एक मरतबा बताता हूं, जो डाका डाला गया नैब कवानीन, इससे बेहतर है FIA बंद कर दो, नैब बंद कर दो, ताले लगा दो और पुलिस को भी बंद कर दो, ताकि कोई बड़ों को पूछ ना सके। अच्छा ठीक है, आप 5 नंबर देते हैं। न्याजी साहब, भट्टी साहब ने कहा है कि वो तनाज़ात की जद में तो रहे, लेकिन उन्होंने उनके कुछ प्लस पॉइंट्स भी गिनवाए हैं कि बड़े प्रेशर में, बड़े दबाव में उन्होंने काम किया, अदालतों की डांटें खाई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 500 अरब से जायद की रिकवरीज भी की, बड़े प्रेशर में काम किया। और साथ ही साथ भट्टी साहब ये कहते हैं कि बात तो इस पर भी होनी चाहिए कि नायब मुल्जिमान ने तरमीम की आड़ में जो एक घिनौना खेल खेला है। अब आपका रद्द अमल, और आप कितने नंबर देंगे? नंबर तो मैं दूंगा -10, अगर आपके पास है, -10। भट्टी साहब ने जो मुझे वैसे उनकी आवाज़ पूरी नहीं सुनाई दी, लेकिन मैं समझ गया हूँ। और ये बात ऐसी है कि मुझे अजबर हो चुकी है, भट्टी साहब जो फरमा रहे हैं, जो फरमाते रहे हैं। ऐसा करें कि इनके जो दौर के जो कमालात हैं ना, वो या तो पाकिस्तान के टॉप क्लास म्यूज़ियम में रख दें, या रेफरेंस के लिए पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है उसके अंदर रखते हैं, ताकि आने वाली नस्लें मुस्तफ़ीद हो सकें। असेंबली ने जो दिन दहाड़े कानून अप्रूव किए हैं नैब के, वो घटाटोप अंधेरे में करने चाहिए थे। देखें, पहली बात तो ये है कि नैब जो है, ये इदारा जो है, ये बनाया कैसे गया है। वो कहते हैं ना कि मेरी तामीर में मुज़मिर है एक सूरत बदनीति की। ये इसको उठाया ही बदनीति के ऊपर गया था। जनरल अमजद साहब जो इसके में शायद पहले चेयरमैन थे, जो ये ऑर्डिनेंस है जो जिसके तहत नैब वजूद में आई थी, वो अमेरिका में जाके जो कवि मूसवी के साथ किया, उन्होंने उसका बयान हल्फी आप डाउनलोड करें, मैंने कर रखा, अब गुंजाइश नहीं है, जिसके ऊपर केस किया। और इस नैब की वजह से पाकिस्तान को जो 22 मिलियन एक और 28 मिलियन ऑल टुगेदर, और कुल टोटल $70 मिलियन का नैब को जुर्माना पड़ा। और फिर जुर्माना एक काविश देखे कि पैसा पहले UBL की ब्रांच में रखा दिया गया, ताकि पाकिस्तानी कौम को जुड्डू बनाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए, बेचारी खैर ये कौम है ही, मेरा ख्याल है हम हैं ही इसी काबिल कि हमें आगे लगाया जाए। फिर इनके चेयरमैन नैब साहब के, मुझे बता दें, हमारे पास मेरे ख्याल में शायद आज मेरे सामने स्क्रीन नहीं है, अदर काजमी साहब ही होंगे, सिविलाइज मुआशरे में रहते हैं, किस जगह पे है कि इतनी वाहियात वीडियो जो है तैयबा फारूक के साथ इनकी, और अफशा कौन कर रहे? वजीर आज़म पाकिस्तान। किसके जरिए कर रहे? अपने एडवाइज़र के जरिए, जो उनको राइट हैंड मैन थे। किस टीवी पे किया? फिर उसके बाद क्या हुआ? उससे पहले 3 कॉलम जावेद चौधरी साहब के छप गए थे, जिसमें नैब चेयरमैन ने अपना अंदिया दिया था कि ना वजीर आज़म बचेगा जी, और ना परवेज खट्टक बचेगा, और ना कोई और बचेगा, क्योंकि परवेज खट्टक को तो मैंने पकड़ा, वो खतरा ये कि मर ना जाए। अब उसके बाद मुझे बताएं कि उस वीडियो के बाद दुनिया के किस महज़ब मुल्क के अंदर कोई बंदा ये काम कंटिन्यू करेगा? नहीं करना था। मैं तो हकीकत यह कि आज की हुकूमत की अक्ल की मुझे मातम करने को दिल करता है कि इसी चेयरमैन नैब के जरिए अगर इमरान खान साहब को आप तलवाते, जैसा कि राजा सुल्तान सिकंदर साहब इलेक्शन कमिश्नर जो इनके अपने अपॉइंटेड है, नैब चेयरमैन जो इनके अपने ब्लू आइड हैं, इनके जरिए तलवाते, साल एक इनको और एक्सटेंशन देते। वो तो जो कुछ है नैब चेयरमैन साहब, वो कहते हैं ना कि आबरू बेआबरू वो होता है जिसकी को आबरू हो। मुझे बड़ी तकलीफ है शख्स के ऊपर कि एक बंदा सुप्रीम कोर्ट का चीफ सीनियर जस्टिस रहता है और उसके ऊपर इतनी बड़ी टेप आती है और वो इतनी ढिठाई से करता रहता है। बाकी जो कोई ने इकट्ठा किया नहीं किया उसके बारे में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लें। आपके प्रोग्राम में चूँकि कल भी मुझे अलीना ने ताना दिया कि आप बहुत तफसील में चले जाते हैं, मैं क्या कहूँ, मेरे पास एक समुंदर है जो मैं इस बंदे के बारे में बता सकता हूँ। तो आगे चलें जी प्लीज़। जी ठीक है, आपके मुताबिक इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई काबिल मज़म्मत और शर्मनाक कंट्रोवर्शियल किरदार, शर्मनाक किरदार रहा है
ठीक है, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का। भट्टी साहब ने 5 नंबर दिए हैं जो हमने रेट करने के लिए रखा था सामने, और न्याजी साहब -10 दे रहे हैं इस पर का, और मजहर अब्बास साहब का मौक़िफ़ लेंगे एक ब्रेक के बाद। नैब थे, अपने ओहदे से सबकदोश हो गए हैं, उनका दौरे इक़्तिदार कैसे रहा, उसको हमारे जो तज्ज़ियाकार हैं वो कैसे रेट कर रहे हैं 1 से 10 पर, उस पर हम बात कर रहे हैं। अच्छा साहब, आपकी तरफ आऊँगी। ये तो बिल्कुल डिनाई किया ही नहीं जा सकता कि वो कंट्रोवर्शियल नहीं रहा उनका दौरे इक़्तिदार। उन्होंने इंदिया दिया, जैसे अभी न्याजी साहब कह रहे हैं कि अपने जो कॉलम लिखे थे जावेद चौधरी साहब ने कि हवाओं का रुख बदलेगा, हुकूमती शख्सियात के खिलाफ भी तहकीकात का आगाज़ होगा। उसके बाद हमने देखा एक मुबैना टेप आती है और उसके बाद सब कुछ रैप अप हो जाता है, हुकूमती शख्सियात के खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई तहकीकात आगे नहीं बढ़ती। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। फिर साद रफ़ी के केस में जो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क सामने आए थे वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। फिर ऑपोजिशन बार बार तनकीद का निशाना बनाती थी कि एक नैब न्याज़ी गठजोड़ है। तो आपके ख्याल में कितनी मुतनाज़ शख्सियत रही है, कितना मुतनाज़ दौर इक़्तिदार रहा है उनका, आप कैसे रेट करेंगे? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम देखें कि वो किस माहौल में काम कर रहे थे। वो उस माहौल में काम कर रहे थे कि जहाँ पे अगर आप हालिया दौर अभी देखें, आपके जो वज़ीर आज़म हैं उनके साहिबजादे नैब को मतलूब हैं, नैब के वो मफरूर और इश्तिहारी हैं। 2019 से नैब की अदालत उनको बुला रही है और उस मफरूर और इश्तिहारी को वो सरकारी दौरों के ऊपर दुनिया भर में साथ ले लेके फिर रहे हैं। कभी शाही मेहमान बना देते हैं सऊदी अरब में, कभी वो उनको अपने साथ तुर्की के सदर के पास ले जाते हैं। ये कहने का मकसद ये है कि ये हैं हमारी अखलाकियात और ये हैं हमारे एटीट्यूड्स टूवर्ड्स करप्शन, टूवर्ड्स बदउनवानी, और इस हवाले से तो जब एक ऐसे माशरे के अंदर, लेकिन अभी तो उनके किरदार पर बात हो रही है ना कि उनके पास एक बहुत बड़ा अहम ओहदा था, क्या वो उसका पास रख सके या नहीं? बिल्कुल मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि अब जब इस माहौल के अंदर आप काम कर रहे हो जहां पे आपकी इशराफिया के लिए करप्शन कोई मसला ही ना हो, तो वहां पे जब आप काम करते हैं फिर आपको बहुत सारे मसाइल भी होते हैं। जो उनका अपना दौर था उसमें कुछ ऐसे केसेस हुए, मीडिया को दबाने की कोशिश की गई, कुछ दीगर केसेस हुए जिसमें कोई खातिर खा हमें कोई चीज मिली नहीं, बहुत ज्यादा उसके ऊपर फिर उनके ऊपर तनकीद भी हुई। जितने लोगों को पकड़ा गया कुछ अरसे के बाद छोड़ दिया जाता था। और फिर बड़ा जो गिला हमें नजर आया खान साहब की जानिब से, वो उन्होंने ये कहा कि नैब तो मेरे कंट्रोल में भी नहीं है। यहाँ पे हम न्याजी नैब गठजोड़ की बात करते हैं, वो तो कहते हैं कि नैब का तो मुझे भी नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं। तो अब जो मौजूदा हुकूमत है, अगर वो किसी नए नैब के चेयरमैन को लेके आएगी तो क्या वो भी आने वाले दिनों में यही कहेंगे कि नैब तो हमारे कंट्रोल में नहीं है? यूसुफ रजा गिलानी ने माजी में भी कहा था कि हम नैब को खत्म कर देंगे जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। तो ये नैब क्या इंडिपेंडेंट है? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जहां तक उनके किरदार का या उनको नंबर देने का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में मैं उनको 5 नंबर दूंगा जितने भट्टी साहब ने दिए, इसलिए कि उन्होंने मुश्किल हालात में काम किया और फिर बहुत सारे माफियाज का मुकाबला भी किया। जी ब्लैक मेलिंग के लिए कानून नहीं हुआ करते जी, जो ब्लैक मेलिंग किसी रेगुलेशन के तहत नहीं होती। और जिक्र क्यों नहीं करते, क्यों हमारे मुंह में घूंघने पड़ जाती हैं? इन्होंने कहा था कि हम उसकी वीडियो की जिसके अंदर उनकी एक बंदा जो मुलजिम उनकी कैद में, और कौन है चेयरमैन नैब, एक्स सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस, उससे पहले छोड़े कि जब उनको अदलिया मुअत्तल हुई थी तो उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस ऑफ पाकिस्तान में नौकरी करके वायलेशन की थी। ठीक है न्याजी साहब, आपका पॉइंट आ गया। भट्टी साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी, मुझे मजहर साहब को शामिल गुफ्तगू करना है। पहले मजहर साहब, हमारे जो 2 तज्जियाकार हैं उनका ये कहना है कि बड़े ही प्रेशर में काम कर रहे थे चेयरमैन नैब। आप उनके दौरे इक़्तिदार को कैसे रेट करेंगे? उनका किरदार बड़ा मुतनाज़ रहा है उस वक्त की ऑपोजिशन रहनुमाओं के मुताबिक, आप क्या समझते हैं? क्या वो एक न्यूट्रल अनबायस्ड शख्सियत थे? देखिए, पहली चीज तो ये कि एक इदारे के वो सरबराह थे, हम दौरे इख्तिदार क्यों कह रहे हैं उसे? ये मेरा ख्याल है ये बताते खुद एक जी इदारे के सरबराह, चेयरमैन होने की हैसियत से। जी। देखिए, जावेद इकबाल साहब इससे पहले कई कमीशन के हेड रहे हैं, यानी वो रहे थे एबटाबाद कमीशन के भी वो रहे, सलीम शहजाद जो जर्नलिस्ट मारा गया था उस कमीशन में भी वो किया। मेरे अपने नुक्ता नज़र से जावेद इकबाल साहब की शख्सियत, उन्हें इखलाकी तौर पे जब उनकी वीडियो सामने आ गई थी, इखलाकी तौर पे उन्हें स्टेप डाउन कर देना चाहिए था अनटिल अनलेस उस तहकीकात होती और उस तहकीकात के नतीजे में वो वीडियो गलत साबित होती, क्योंकि ये आज तक मुहिम्मा रहा कि वो वीडियो सही थी या गलत थी। तो आप एक उसमें जाहिर है उसमें तासुर ये मिला, और ये मैं आपको नैब के अंदर के लोगों की बात बता रहा हूँ कि उसके बाद वो अंडर प्रेशर आ गए और ये जो वीडियो लीक हुई थी उनको अंडर प्रेशर लाने के लिए ही की गई थी, और उसके बाद हमें उसकी कोई तहकीकात का नतीजा नहीं आया। देखिए, नैब में प्रॉब्लम क्या है?
नैब में दो बुनियादी प्रॉब्लम, कोई भी चेयरमैन आएगा उसे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। नैब में वो कैपेसिटी बिल्डिंग, वाइट कॉलर क्राइम की जो ट्रेनिंग होती हैं वो उनके जो ऑफिसर्स हैं उनके पास नहीं है वो। दूसरे ये कि नैब का सबसे बड़ा इशू ये है जिसकी वजह से हर चेयरमैन वल्नरेबल हो जाता है, वो ये है कि चेयरमैन नैब के ही गिर्द पूरी नैब घूमती है। यानी वो वाहिद शख्स हैं जो जिनका ऑर्डर फाइनल होता है, ना कोई जो सूबाई नैब के डायरेक्टर्स हैं उनकी कोई ऐसी, अभी भट्टी साहब 16 अरब रुपए जो सिंध में रिकवर हुए उसमें चेयरमैन का कोई अमल दखल नहीं था। लेकिन वो जो चीज़ है कि अगर आप वो पावर्स डेलीगेट करें जो मुख्तलिफ प्रोविंशियल डायरेक्टर्स हैं उस तक डेलीगेट करें तो फिर वो प्रेशर जो है जो एक शख्स पर आता है और एक शख्स को वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है वो नहीं हो। तो वो तरमीम तो नहीं की गई। वो जिस तरह भट्टी साहब कह रहे थे बेजा, हमने कभी भी अकाउंटेबिलिटी का कोई फोरम रहने नहीं दिया, वरना सिंध में कई साल पहले एक डायरेक्टर एंटी करप्शन की इल्जाम में गिरफ्तार हो गए उसमें। तो हमारे यहाँ जो अकाउंटेबिलिटी के जो इंस्टीट्यूशंस रहे, चाहे वो आप FIA उठा लें चाहे एंटी करप्शन उठा लें, हमने वो तबाह कर दिए। नैब एज एन इंस्टीट्यूशन बुरा नहीं है, नैब एज एन इंस्टीट्यूशन रहना चाहिए। लेकिन अब जावेद इकबाल साहब को लाया कौन? जावेद इकबाल साहब किसके दौर में आए थे? मसूद साहब आप रेट कर दीजिएगा 1 to 10, आप कैसे रेट करेंगे उनके दौर को? मैं उनको 3 नंबर दूंगा और उसकी वजह यह है कि नैब को एज एन इंस्टीट्यूशन वो लेकर नहीं चल सके। रिकवरीज हो गई, ये सारी चीजें हो गई, लेकिन कन्विक्शन रेट्स क्या है? और नैब के कवानीन में बेहतरी जरूर लाएं, लेकिन ऐसे इस अंदाज में ना लाया जाए कि आप अपने आप को बचाने की कोशिश करें। एक ये कि चेयरमैन नैब ठीक है, एज एन इंस्टीट्यूशन वो नहीं लेकर चल सके, कन्विक्शन रेट हमारे सामने है। मसूद साहब आपने 3 नंबर दिए हैं, भट्टी साहब जी एक पॉइंट सिर्फ, और एक चेयरमैन नैब की पावर्स को डेलीगेट किया, और दूसरी जो अहम वो चीज करनी चाहिए कि जब तक आपके पास सॉलिड एविडेंस नहीं हो, किसी को गिरफ्तार करके 90 रोज और 6 महीने के लिए बंद करना जो है जाती हो। एविडेंस बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम खत्म हो गया है। भट्टी साहब मैं आपका कमेंट जरूर लेती, हमें मौका मिला तो आने वाले शोज में आपका कमेंट इसके बारे में जो आप ऐड करना चाह रहे थे, चेयरमैन नैब ने अपने दौर में उनकी कारकर्दगी कैसी रही थी, ये सवाल हमने रखा अपने तज्जियाकारों के सामने। शाद भट्टी साहब ने 5 नंबर दिए, मजहर अब्बास साहब ने 3 नंबर दिए, अतर काज़मी साहब ने 5 नंबर दिए और हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने -10 नंबर दिए हैं। ऐसे रेट किया है हमारे एनालिस्ट ने। प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।